जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते मेरे साथियों। आज सच की जीत हुई और जिस बात को हम पिछले 2 महीनों से लगातार प्रयासरत थे, कोशिश कर रहे थे, हमारी बहन सफूरा जरगर को आज हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट ग्रांटेड बेल टू सफूरा जरगर आवर सिस्टर। हमारी बहन सफूरा जरगर को बेल मिल गई है, हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। आप तमाम को मुबारकबाद, क्योंकि आप लोगों ने भी हमारी बातों को शेयर करके जनता तक पहुंचाया और हाई कोर्ट ने आज मानवता के आधार पर, इंसानियत के आधार पर फैसला दिया। हम हाई कोर्ट के फैसले का तहे दिल से सम्मान करते हैं और हम ये विश्वास करते हैं, हम ये भरोसा करते हैं कि इसी तरीके से मानवता और न्याय की बुनियाद पर देश की अदालतें फैसला करेंगी। जिस तरीके से बहन सफूरा जरगर, जो 3 से ज्यादा महीने की प्रेग्नेंट थी, हामिला थी, उनको बेल दी है। लेकिन ये बात बताने के लिए मैं इसलिए आया क्योंकि कुछ साथियों ने मुझे फोन करके कहा था कि भाई ऐसे कुछ नहीं होगा, ट्विटर फेसबुक पर बोलने से, कानूनी लड़ाई लड़ने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। मेरे भाई, अगर आप जालिम के सामने खामोश होकर बैठ जाएंगे, अगर आप दुश्मन के सामने झुक जाएंगे, तो आप बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की विचार का भी पालन नहीं कर रहे और हमारा जो मजहब कहता है उसका भी पालन नहीं कर रहे। जालिम कितना भी ताकतवर हो, झूठ कितना भी ताकतवर हो, लेकिन सच को बेबाकी से बोलिए। मैं पिछले 2 महीने से तमाम इंग्लिश और हिंदी न्यूज चैनल्स या फेसबुक या ट्विटर के माध्यम से जहां भी मौका मिला, मैंने इस बात की परवाह नहीं की। ना बहुत से साथी और भी ट्विटर पर हैं, जो हमारे साथी जिन्होंने ट्विटर पर लगातार अभियान चलाए, मैं उन सबका भी शुक्रगुजार हूं। हमने कभी इस बात की परवाह नहीं की क्या होगा। हमने पहले दिन से कहा कि सफूरा जरगर मेरी बहन है और बहन के लिए एक भाई न्याय के तमाम कोशिशें करेगा। और पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अय्यूब साहब ने यह बात स्पष्ट आधिकारिक तौर से कही थी, हम हर तरह की संवैधानिक लड़ाई के लिए बहन सफूरा जरगर के साथ हैं। दिल्ली पुलिस ने पूरी कोशिश की, वही दिल्ली पुलिस जिसके बारे में मैंने कल कुछ बताया था आपको। दिल्ली पुलिस ने बार बार सफूरा जरगर के बेल का विरोध किया और विरोध करके सफूरा जरगर को जेल में रखने की साजिशें रची। लेकिन यही दिल्ली पुलिस इतनी काबिल है, जामिया के स्टूडेंट पे अंदर घुस के लाइब्रेरी में गोलियां चला देती है या लठ मारती है, डंडा मारती है। लेकिन जब मामला आता है कि एक आतंक का आरोपी डीएसपी देवेंद्र सिंह हिजबुल मुजाहिदीन के सो कॉल्ड टेररिस्ट या एक्चुअल टेररिस्ट जो भी हैं, एक्यूज जो थे, आतंकवाद के आरोपी जो थे, उनको गाड़ी में लेकर आ रहा था। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा बड़ा गेम है, इसमें हाथ मत डालो। उसके खिलाफ, आतंकवाद के आरोपी के खिलाफ एक शब्द भी चार्जशीट में दिल्ली पुलिस नहीं लिख सकी। जामिया के बच्चों पर गोली चलाने वाले उस आतंकी के खिलाफ यूएपीए नहीं लगा सकी। शाहीन बाग में गोली चलाने वाले के खिलाफ यूएपीए नहीं लगा सकी दिल्ली पुलिस, क्योंकि लगता है कि दिल्ली पुलिस भी मोटा भाई के दबाव में लगती है कई बार। और वो दिल्ली पुलिस सफूरा जरगर को जेल में रखना चाहती थी। वो चाहती थी ये हामिला औरत, ये प्रेग्नेंट वुमन अंदर रहे। इल्जाम क्या था कि ये सीए के खिलाफ थी। क्या सीए के खिलाफ होना देशद्रोह है? हां, मैं बोलता हूं और बोलता रहूंगा, चाहे जो कुछ भी कर लो। हमारी पार्टी का पहले दिन से रुख बिल्कुल साफ है, सीए गैर संवैधानिक है। चाहे तुम पार्लियामेंट में, संसद में अपनी संख्या के आधार पर तुम कानून पारित करा सकते हो, लेकिन मैं बाबा साहब अम्बेडकर के उस बात को नहीं भूलने वाला कि अम्बेडकर साहब ने कहा था कि जब कानून बनाने या पालन करवाने वाले लोग बुरे होंगे तो कानून बुरा ही साबित होगा, चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो। तो आज जो लोग बैठे हैं उनको देश के दलितों से,
अल्पसंख्यकों से, मूल निवासियों से, पिछड़ों से कोई मोहब्बत नहीं है। और आज एक और जानकारी मैं आपको दूंगा, एक एक शेयर कर दें सभी साथी, क्योंकि आज पता चल जाए कि जो शेयर आप फेसबुक पर हमारी आवाज को बुलंद करने के लिए करते हैं उसका नतीजा बहुत बड़ा आता है। जो आप सोशल मीडिया पर आधार पर, सबूतों की बुनियाद पर, सच्चाई की बुनियाद पर, संविधान के दायरे में रह करके अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, हाई कोर्ट तक आपकी बात जाती है। आज सफूरा जरगर के लिए, अपनी बहन के लिए, इन तमाम भाइयों ने या बहनों ने जो आवाज बुलंद की न्याय के लिए, आज माननीय दिल्ली हाई कोर्ट, माननीय न्यायालय ने आपकी बात पर मुहर लगा दी कि हां, एक प्रेग्नेंट, एक हामिला बहन को उसको बेल मिलनी चाहिए। सफूरा बहन के लिए गलत इल्जाम लगाए गए। कहां चला गया वो महिला आयोग, मैं पूछना चाहता हूं। कहां चले गई दिल्ली की स्वाति जय हिंद? कितनी एफआईआर बीजेपी या उन विचारधारा के लोगों पे लगी जिन्होंने ये इल्जाम लगाए कि वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई, इसकी शादी नहीं हुई, जबकि 2018 में बहन सफूरा जरगर की शादी हो गई थी। मुझसे कुछ हमारे भाई भी पूछे क्या ये सच है? अरे नहीं भाई, जब जब आप सच बोलोगे, जब जब आप संविधान के जरिए अपने अधिकार और हक लेने की बात करोगे, जब जब कानूनी तरीके से भारत के संविधान ने जो हक दिए उनको मांगने की तरफ चलोगे, जब जब सरकार से टकराओगे, आप पर इल्जाम लगाए जाएंगे, बहतान लगाए जाएंगे। कभी कहा जाएगा ये बीजेपी के एजेंट हैं, कभी कहा जाएगा ये नाजायज हैं, कभी कहा जाएगा ये पैसे लेते हैं। क्योंकि जो आवाज बुलंद होगी, जो सच बोलेगा, जो सरकार के खिलाफ लब खोलेगा, या तो देशद्रोही बना दिया जाएगा, या चोर बता दिया जाएगा, या बलात्कार का इल्जाम लगा दिया जाएगा, या उस पे भैंस चोरी का इल्जाम लगा दिया जाएगा, या बकरी चोरी का इल्जाम लगा दिया जाएगा। और ये सेकुलर लोग, कांग्रेस नहीं बोली सफूरा जरगर पर, अखिलेश यादव जी की जबान से एक अल्फाज नहीं निकला सफूरा जरगर पर, मायावती जो खुद महिला है एक अल्फाज नहीं बोली सफूरा जरगर पर। क्यों? और इल्जाम लगाते कि जो सफूरा जरगर के लिए बोल रहा वो शादाब बीजेपी का एजेंट है, वो शादाब बीजेपी से ताल्लुक रखता है, वो डॉक्टर अय्यूब बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। ये इल्जाम वो लगाते हैं जो कभी सफूरा जरगर के लिए नहीं बोले। हम खराब हैं, मैंने माना सबसे, दुनिया के सबसे खराब लोग हम लोग हैं, मान लेते हैं आपकी बात, आप दूध की तरह धुले हुए हो। लेकिन जब बात सफूरा जरगर की आई, अखिलेश के मुंह में दही जम गई, मायावती जी के मुंह में दही जम गई। सहारनपुर में इसरार को पीट पीट कर मार डाला अभी 2 दिन पहले कि आपने वो चंद्रशेखर रावण जो अपने आप को मसीहा है, मुसलमान बनकर घूम रहा है। मैं पूछना चाहता हूं बड़ी इज्जत से, चंद्रशेखर भाई, आपके जिले में आप पूरी दुनिया के मुसलमानों के ठेकेदार बनने का नाटक करके दिल्ली के मुसलमानों को दंगे में झोंक दिया आपने, और उसके बाद गायब हो गए आप। मैं पूछना चाहता हूं, सहारनपुर में इसरार को पीट पीट कर मार डाला और कहा कि ये मुल्ला कोरोना फैला रहे हैं और जो भी आएगा दाढ़ी टोपी वाला मारेंगे, उसके भाई ने ऐसा बोला। तो सहारनपुर में ये चंद्रशेखर रावण रहता है। मैं पूछना चाहता हूं चंद्रशेखर से, मैं पूछना चाहता हूं रावण से कि क्या एक शब्द भी, और इन्हीं की जाति के लोग थे पता चला, लेकिन खैर जाति और उसमें नहीं जाते, अपराधी अपराधी होता है, हमारा मानना यह है। अपराधी का न धर्म और जाति नहीं होती, अपराधी अपराधी होता है। लेकिन एक शब्द चंद्रशेखर के मुंह से नहीं निकला, एक शब्द अखिलेश यादव के मुंह से नहीं निकला, एक शब्द मायावती जी के मुंह से नहीं निकला। लेकिन जब मेरा वोट मांगना होता, कहेंगे कि देखो बीजेपी को हराना है, हमें वोट दो। हमने बीजेपी को हराने का ठेका नहीं लिया, 70 साल से सिर्फ बीजेपी को हरा रहे हैं। लेकिन बीजेपी को हराते हराते सपा और बसपा और कांग्रेस का वोट भाजपा में चला गया और हम तन्हा इनके गुलाम बनकर रह गए। अब तुम्हारी गुलामी नहीं करेंगे, अब बराबरी की बात करेंगे, अब अधिकार की बात करेंगे, न्याय की बात करेंगे। सभी धर्म और जाति के लोगों पर न्याय होगा और यह काम अब हम करेंगे। अगर तुम्हें न्याय में साथ देना है तो हमारा साथ दो, हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। अगर कोई गुनाहगार किसी भी धर्म का होगा, हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन वो दिन गए जब तुम चुनाव के टाइम आकर ये झोला फैलाकर भीख मांगते वोट की,
और हमसे कहते कि नहीं देखो हमें वोट दे दो वरना बीजेपी आ जाएगी। अरे तुम में और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। बीजेपी अगर भारत में कामयाब हुई तो समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस की वजह से हुई, उनकी नाकामियों की वजह से हुई, हमारी वजह से भाजपा नहीं जीती है। क्या बताइए, आरएसएस को पाल पोस कर किसने बड़ा किया? क्या वही कांग्रेस पार्टी नहीं थी? उत्तर प्रदेश में पहली मुख्यमंत्री जिसने आरएसएस के मुख्यालय के लिए जमीन दी वो बहन कुंवर मायावती जी थी, जो आरएसएस के कार्यालय के लिए 10 लाख रुपए अलॉट की थी। जब नरेंद्र मोदी गुजरात का चुनाव हारने के कगार पर थे, उनके मंच पर जाकर यही बहन कुंवर मायावती जी उनका प्रचार कर रही थी। तो ये एजेंट नहीं है। कल को एक पार्टी ने, हैदराबाद की पार्टी ने ये अनाउंस किया कि हम बिहार का चुनाव लड़ेंगे, तो सबने कहा कि नहीं ये तो हैदराबादी जो है ये बीजेपी का एजेंट है। कल को पीस पार्टी कहेगी कि हम भी बिहार चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो कहेंगे ये भी बीजेपी के एजेंट हैं। लेकिन अगर कांग्रेस के साथ सपा, बसपा ये पिछले चुनाव में भी चुनाव लड़े थे, इनको कोई बीजेपी का एजेंट नहीं कहता। ये कैसा ठप्पा लगा दिया कि अगर एक हैदराबाद की पार्टी बिहार जाएगी तो वो बीजेपी का एजेंट कहलाएगी, और पीस पार्टी के सदर डॉक्टर अय्यूब अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, बिहार में चुनाव लड़ेंगे, तो कहेंगे ये भाजपा के एजेंट आ गए। अरे एजेंट कौन है? आज आरजेडी से जेडीयू में चले गए, कांग्रेस के लोग बीजेपी में चले जाते हैं, वो किसके एजेंट हैं? हां, बिल्कुल किसी ने कहा, कोई कांग्रेसी भाई कह रहे कि नेता, हां अब नेतृत्व करो नौजवानों। हम कहते ना कि हम नेता नहीं, अरे नेता बनना पड़ेगा। 70 साल से उनको नेता बनाया, 70 साल से उनको नेता बनाया, उन्होंने आपको बेवकूफ बनाया, आपके अधिकारों को छीना, आपकी नौकरी में हिस्सेदारी खा गए, आपकी तमाम रोजगार की हिस्सेदारी खा गए, हर तरह से आपका उत्पीड़न हुआ है। चाहे वो बैकवर्ड समाज हो, दलित समाज हो, यादवों को छोड़कर किसी पिछड़े का भला नहीं हुआ है। सिर्फ यादवों को छोड़कर किसी पिछड़े का भला नहीं हुआ, और बहन कुंवर मायावती जी के भैया का भला हुआ है। आनंद तो, आकाश आनंद, उनका भतीजा पार्टी का मालिक बन जा रहा है। वहां भी मनुवाद यानी सतीश चंद्र मिश्रा की कब्जे में इस पूरी तरीके से, आप लोग भी जानते हैं। लेकिन आज ये फैसला करना पड़ेगा कि अब हम अपने के साथ खड़े हैं। अगर हमारा भाई अकेला भी खड़ा है, आप ये तय कर लें कि अगर कोई तेलंगाना में हमारा भाई, हैदराबाद में अकेला भी खड़ा है तो उसके साथ खड़े रहना है। अगर उत्तर प्रदेश में डॉक्टर अय्यूब साहब अकेले भी खड़े हैं तो हमें उनके साथ खड़े रहना, हम दूसरों के साथ नहीं खड़े होंगे। बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। अब न्याय की लड़ाई होगी, और न्याय तभी मिलेगा जब आप संघर्ष करेंगे, जब आप कोशिश करेंगे। और सफूरा जरगर को जो बेल मिली है ये इस बात का प्रमाण है। सफूरा जरगर को जो बेल मिली वो इस बात का प्रमाण है कि वो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में फरमाया, वकुल जाल हक वज़ाक़ल बातिल इन्न बातिल कान ज़हूक़ा, यानी कि हक आएगा बातिल जाएगा, सच जीतेगा। सफूरा जरगर सीए के खिलाफ आंदोलन की थी, देश के नहीं, और सीए को हम असंवैधानिक मानते थे, मानते हैं और मानते रहेंगे। सीए के खिलाफ थे, सीए के खिलाफ हैं, सीए के खिलाफ रहेंगे। सीए बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के खिलाफ था, और जब तक संविधान के खिलाफ रहेगा, जो संविधान के खिलाफ रहेगा, हम उसके खिलाफ रहने वाले हैं। अहम चीज जो पाकिस्तान और बांग्लादेश और दूसरे अफगानिस्तान के लोगों को लाने की बात कर रहे, मैं पूछ रहा हूं पहले अपने लोगों को भोजन दे दो ना भैया, दे दो, कौन मना कर रहा है। दूसरी और अहम बात जो इंपॉर्टेंट है, जो आप एक शेयर करिए। आज एक रामदेव है, रामदेव के बारे में बात करते, उसने कोरोना की दवा लॉन्च की कहते। अब सुनिए, ये खेल है, ये खेल है, और एक शेयर करिए भाई, आपसे कह रहा हूं ये बहुत बड़ा खेल है, और बचिए इस खेल से। इस रामदेव पर भरोसा मत करना, ये दवा तब तक मत लेना ICMR जब तक प्रूव ना कर दे, उस दवाई को हाथ ना लगाना साथियों। ये शेयर करो, कभी गलती से ले लें।
सुनिए मेरी बात दोबारा से, स्टार्टिंग से टू द पॉइंट और सबूत के साथ मैं ये बात कहूंगा। आज बाबा रामदेव, जो कि बाबा से कम, बाबा रामदेव से ज्यादा वो नफरत देव लगते हैं, बाबा रामदेव ने कोरोना की दवाई कोरोनिल का आज उद्घाटन किया और कहा कि 14 दिन में ये ठीक कर देती है। इसमें दो सवालिया निशान ये हैं। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, हमारे हेल्थ मिनिस्टर से मैं ये अपील करता हूं कि ये व्यक्ति रामदेव पहले भी कई बार झूठ बोल चुका है। कैंसर की दवाई हुई तो क्या कैंसर के अस्पताल बंद कर दिए गए? और पेट्रोल और काले धन के मामले में ये पूरी तरह से झूठ बोल पूरे देश के अंदर, फिर ये कह दिया जाए। और इसमें क्या कनेक्शन कट गया था, दोबारा बताना पड़ेगा भाई। बाबा रामदेव के बारे में थोड़ा कनेक्शन वीक हो गया था। बाबा रामदेव ने कोरोना की कोरोनिल दवाई का उद्घाटन किया और बड़ी बड़ी उसमें बातें की। मैं देश के हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी से यह अपील करता हूं, एक भारत का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, कि इस दवाई की आईसीएमआर के जरिए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के जरिए पूरी जांच कराई जाए, डब्ल्यूएचओ से इसको अप्रूव कराया जाए। उसके बाद इसमें यह देखा जाए क्या क्या चीजों का इसमें इस्तेमाल किया गया है और तब तक इस पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि इससे करोड़ों लोगों की जान को खतरा हो सकता है। और यह व्यक्ति का इतिहास रहा है, काले धन का मामला, पेट्रोल का मामला, उसमें झूठ बोला है। कैंसर की दवाई भी लाई गई थी और वो उसका क्या हुआ? कितने अस्पताल कैंसर के बंद हो गए? और पतंजलि के प्रोडक्ट में पहले भी बहुत सी शिकायतें मिली है। हमें इस व्यक्ति पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। यह झूठा मक्कार है और कारोबार को लेने के लिए हो सकता है इसने यह षड्यंत्र रचा हो। बहुत से लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए मैं हेल्थ मिनिस्टर साहब से, भारत सरकार से यह निवेदन करता हूं, उसकी पूरी जांच कराई जाए। और अगर दवाई सही है, इसमें गौमूत्र या ऐसी चीजें कोई फालतू की नहीं डाली गई हैं, तो सबके लिए एकदम ओके कर दीजिए। जब सही हो जाएंगे पूरे देश को खोल दीजिए। क्यों लगा रखा है? जब 500 केस थे तो पूरा लॉकडाउन था, शटडाउन था। आज केस 4.5 लाख होने जा रहे, तो आज सब कुछ खोलने की तरफ जा रहे, तो फिर पूरा खोल दीजिए ना। अगर दवाई मिल चुकी, यह स्पष्ट करना पड़ेगा भारत सरकार को, तब तक इस दवाई पर रोक लगाई जाए। यह बहुत घातक होगा। इतने घातक फैसले भारत को नुकसान देंगे, बार बार मैं कह रहा हूं। और कोरोना काल में चाइना ने जो दुस्साहस किया है, प्रॉपर्टी डीलर की जगह जमीन का क्या कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? 56 इंच का सीना देखने के लिए एक भारत का नागरिक तैयार बैठा है और आप सेना का अपमान कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। आप चाइना से डर चुके हो, चाइना से सौदा कर चुके हो, ऐसा प्रतीत होता है। अगर नहीं तो ईंट का जवाब पत्थर से दो। खुद बाकायदा यूएस इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट है कि चाइना ने अपने लोगों को, अपनी सेना को भारत पे हमला करने के लिए आदेश दिया है। और ये कहते हैं साहब 56 इंच वाले कि चाइना ने कब्जा ही नहीं किया। इसका मतलब फिर चाइना में जा रहे थे क्या हमारे सैनिक? क्यों मारा गया उनको? शहीद कैसे हो गए मेरे देश के वीर सपूत? और सबके सब बिहार रेजिमेंट के। ये सरेंडर मोदी साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सब कितने गुजरात के, पुलवामा हो या ये गलवान घाटी का मामला हो, कितने लोग गुजरात के शहीद हुए अभी तक? कितने लोग बनिए थे? बताइए ना आप। देश का दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अल्पसंख्यक यही सिर्फ मरेगा। गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा ही सिर्फ बॉर्डर पे मरने के लिए है, शहीद होने के लिए है। क्या बनिया समाज देश के लिए बलिदान नहीं दे सकता? मैं पूछ रहा हूं। मैं तो जवाब दो, मैं गलत हूं? क्या देश का बनिया समाज, वैश्य समाज, गुजराती लोग, गुजरात बॉर्डर भी लगता ना राजस्थान के बराबर में? राजस्थान का पाकिस्तान से लगता। क्या उस बॉर्डर पर खड़े होकर गुजराती और बनिए भी देश की सेवा में सैनिक बनकर देश की हिफाजत कर सकते हैं, या सिर्फ अंदर मजे मारने के लिए हैं? क्या कभी किसी ने सुना हो कि गुजराती और बनिया समाज के लोग शहीद हुए हों, जो बनिया भी हों और गुजराती भी हों? मुझे बता दीजिए, जानकारी दे दीजिए, डेटा दे दीजिए। खैर, इनके पेट में तो दर्द होना लाजिमी है, क्योंकि हम जो सवाल उठाते हैं, हम लोग किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, हम लोग उस सरकार के खिलाफ है। अरे वाह वाह, मेरे घर में पूछ रहे कि फौज में, अरे मेरे घर में वो फौज है
कि जिसने ब्रिगेडियर उस्मान बनकर दुश्मन का मुकाबला किया, जिसने वीर अब्दुल हमीद बनकर के पाकिस्तान के टैंकों को उड़ाकर देश की हिफाजत की। और हां, मेरे पर्सनली जाती तौर पे कह रहा हूं, मेरे घर में भी सैनिक है। अब तुम बताइए तुम्हारे घर में कितने हैं? मैं भी एक सैनिक परिवार से संबंध रखता हूं, लेकिन तुम बनिए समाज के लोगों से पूछता हूं, कितने उनके बनियों के बेटे आज बॉर्डर पर भारत की सुरक्षा में लगे हुए हैं? मुझे जानकारी दे दें कितने गुजराती। ये तो सिर्फ जाट का बेटा, गुज्जर का बेटा, अल्पसंख्यक का बेटा, मुसलमान का बेटा, दलित का बेटा, आदिवासी का बेटा या पाल, सैनी, मौर्य, प्रजापति का बेटा ही देश की हिफाजत बॉर्डर पर करता है। बॉर्डर पर हिफाजत ठाकुर का बेटा, जाट का बेटा, गुज्जर का बेटा, पाल, प्रजापति, मौर्य का बेटा, मुसलमान का बेटा, दलित का बेटा, आदिवासी का बेटा देश की हिफाजत, देश की रक्षा, अपने प्राण को, अपनी जान को देकर सीमाओं की हिफाजत करता है। कभी कोई बनिया और गुजराती हमें देश के लिए शहीद होता हुआ नजर, सीमा पर नजर नहीं आया। इन्हीं सब बातों के साथ कि सफूरा जरगर को बेल मिली, हम सब के लिए खुशी का मौका है। मीरान हैदर और उनके तमाम लोगों के लिए भी आवाज जारी रहेगी कि उनको भी रिहा किया जाए, यूएपीए हटाया जाए। ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी और जो काम करेंगे, हमारा ये लक्ष्य है, हमारा ये एजेंडा है कि जो काम करेंगे सभी धर्म, जाति, संप्रदाय के लोगों को न्याय दिलाना, किसी के साथ अन्याय न हो, भारत के संविधान की रक्षा हो, किसानों की फसलों के दाम मिले, नौजवानों को रोजगार मिले, गरीब शान से जिए, बेटियों की इज्जत लूटने वाला कोई ना बचे। आज कानपुर में 7 बच्चियां प्रेग्नेंट मिली बाल संग्रहालय में 7 बच्चियां हामिला मिली, प्रेग्नेंट मिली और किसी गुंडे ने उनका बलात्कार किया बाल संग्रहालय में। कितना कोरोना मिला। ये वही योगी आदित्यनाथ है जो बहन बेटियों के लिए कर बहुत बकवास करते थे। कहां चली गई आपकी ताकत? आपके राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आओ महिलाओं के सम्मान में न्याय के लिए संघर्ष करें और वो काम हम करके दिखाएंगे। इस पार्टी वो काम करके दिखाएगी। सभी धर्म जाति के लोगों को न्याय और समानता का अधिकार हमारा लक्ष्य होगा। सामाजिक तौर से, राजनीतिक रूप से उनको न्याय मिले, रोजगार मिले, सम्मान मिले, चाहे वो किसी धर्म जाति का हो। कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। सब भारत का संविधान आर्टिकल 14 सबको बराबरी का अधिकार देता है। तो ये कौन कह सकता है कि शूद्र को हम अपने करीब से गुजरने नहीं देते? बैकवर्ड को हम बॉर्डर पे भेज देंगे, लेकिन बैकवर्ड को हम या दलित को हम सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनने देंगे। ये क्या अंसिता है? हम इस चीज के खिलाफ। न्याय हो सबके साथ। भारत का संविधान भी यही कहता है। जय हिंद, जय भारत।